भारतीय संविधान मेरा, हमारा तुम्हारा सभी का, इस पे चलेंगे हम खाए ये कसम, इस पे चलेंगे हम खाए ये कसम, ये फर्ज है हमारा तुम्हारा, ये भारतीय संविधान मेरा। ऊंच नीच भेद को मिटाए, समता की स्थापना करे, ऊंच नीच भेद को मिटाए, समता की स्थापना करे, आपस में बंधुता बढ़े, अपनापन बढ़े, आपस में बंधुता बढ़े, अपनापन बढ़े, प्रांत और प्रदेश सारे एकता में बांधे, एकता में बांधे, ये भारतीय संविधान मेरा, हमारा तुम्हारा सभी का। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकात्मता आणि अखंडता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत। जय भीम। जय भीम। इतिहास असा नवा जगी लिहिला तू, जागून या रात दिन केले सुखी हीन दिन, आले सुखाचे दिन जेव्हा झिजला तू। देशभक्तीचे तू प्रमाण दिले, या भारताला संविधान दिले, देशभक्तीचे तू प्रमाण दिले, या भारताला संविधान दिले। समय की नज़ाकत को देखते हुए अपना ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मुख्य समन्वयक आयुष्मान अशोकानंद द्रेश भरतार जी से विनती करता हूं कि वे यहां पर आए और आज के इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करें। अशोकानंद देश भरतार जी। आज इस अवसर पर हमारे द्वितीय सत्र में जिनका प्रबोधन होना है, माननीय श्याम मानव सर भी यहाँ दर्शक दीर्घा में उपस्थित है, उनका भी
मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इतिहास गवाह है कि इस धरती पर, इस धरातल पर, समूचे विश्व में जब जब मानव के बीच दूरियां बढ़ने लगी, एक मानव दूसरे मानव का तिरस्कार करने लगा, एक विशिष्ट वर्ग द्वारा अन्याय और अत्याचार मानव जाति पर हावी होने लगा, तब तब उसे दूर करने के लिए, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए और समाज तथा देश में भाईचारा और न्याय प्रस्थापित करने के लिए किसी न किसी महामानव का अवश्य आविर्भाव हुआ। अतीत में हम देखते हैं कि अमेरिका में जब दास प्रथा चरम सीमा पर थी, काले गोरे का भेद बहुत अधिक था, अश्वेत गोरों द्वारा निरस्कृत होने लगे, तब न्याय और मानवीयता प्रस्थापित करने के लिए अब्राहम लिंकन ने 18वीं सदी में जन्म ग्रहण किया और अपने अथक प्रयास और परिश्रम से अमानवीय दास प्रथा कानून के जरिए से समाप्त की। इसी तरह फ्रांस में धार्मिक उन्माद बहुत अधिक बढ़ चुका था। धार्मिक स्थलों में भ्रष्ट आचरण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन और अनाचार सर उठाकर बोलने लगे, तो वहाँ वॉल्टेयर ने जन्म ग्रहण किया और सहिष्णुता तथा मानवीयता प्रस्थापित करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। चाइना में जब 19वीं सदी में राजवंश का राजतंत्र था और केवल राजवंश मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ के लिए काम करता था और शेष बहुजन उत्पीड़ित और सामान्य अधिकारों से वंचित था, कुल मिलाकर यह राजतंत्र अत्यंत निरंकुश व अत्याचारी था, तब वहाँ हमें माओ से ट्यूंग याद आते हैं, जिन्होंने साम्यवादी विचारों का फैलाव कर राजतंत्र को उखाड़ फेंक साम्यवादी सरकार प्रस्थापित की। और इसी तरह हमारे भारत के संदर्भ में बात की जाए तो जानबूझकर सबसे अधिक क्रूर, आतताई और पीड़ाजन्य घटनाएं हुई है तो वह हमारे ही मुल्क में हुई है। जब देश में कृत्रिम रीति से वर्ग, वर्ण, जाति पैदा करने लगे और चंद लोगों के समूह द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने लगे, एक वर्ण विशेष द्वारा मनुस्मृति जैसे काल्पनिक पाखंडी ग्रंथों को निर्माण कर बहुसंख्यांक पर इस कदर अत्याचार व अनाचार ढाने लगे, उन्हें पशुतुल्य जीवन जीने के लिए विवश करने लगे, तो 18वीं 19वीं सदी में महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जन्म ग्रहण किया और इन बर्बर अत्याचारों को अपने अथक परिश्रम, जन जागृति और कानून के जरिए से समूल नष्ट कर समता, बंधुत्व, न्याय प्रस्थापित किया। मी परवा चंद्रपूरला संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात होतो, महिला फार मोठ्या प्रमाणात होत्या। मी त्या महिलांना विचारलं की 25 नोव्हेंबर 1949 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं भाषण किती लोकांनी वाचलं? आता मी हा प्रश्न इथे नाही तुम्हाला विचारणार। एकाही महिलेचा हात वर झाला नाही। पुरुषांना विचारलं, मोठ्या संख्येने होते, 2-4 लोकांनी हात वर केला। मला वाटतं संविधान दिवस साजरा करत असताना जर आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 25 नोव्हेंबर 1949च्या भाषणाच्या जर चिंतन केलं नाही तर आपल्याला संविधान दिवस हा साजरा करणं एक फक्त इव्हेंट होऊन जाईल। संविधान दिवस कशासाठी साजरा करायचा? तर ती संविधानाची मूल्य रुजली पाहिजे। काय मूल्य आहेत? समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता, एकात्मता। प्रिॲम्बल वाचला आपण, इथे उल्लेख झाला 2005ला मी CO म्हणून असताना प्रिॲम्बल वाचन शाळेतून व्हावं असा मी माझ्या अधिकारात निर्णय घेतला आणि तो मी पूर्ण करून दाखवला। पुढे देशभर झाला आता 2015 पासून। 5ला नागपूरच्या भूमीतून, धम्मक्रांतीच्या भूमीतून जो उपक्रम सुरू झाला तो देशात पोहोचला। वेळ लागतो। ज्या संविधानाने देशाचा कारभार चालतो ते संविधान लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याची काय म्हणू त्याला अक्कलच म्हणू, ती शासनाला फार उशिरा आली असं म्हणते। ती यायला पाहिजे होती। प्रजासत्ताक दिवस जसा साजरा करतो तसा संविधान दिवस
साजरा संविधान अंगीकृत केल्यानंतर जर केलं असतं तर या देशाचं चित्र वेगळं राहिलं असेल. असो अनेक गोष्टी आहेत. मी प्रशासनात इतके वर्ष 29 वर्ष काम केलं आहे. चांगले वाईट अनुभव आहेत. पण मी असं मानणाऱ्यापैकी आहे की संविधानाचे जे संस्कार आहेत ते संस्कार हे अंगीकृत करून त्याप्रमाणे वर्तन करण्याचे आहे, फक्त ते बोलण्याचे नाही आहेत. देशभर आज संविधानाची प्रिॲम्बल वाचल्या जाते. प्रिॲम्बलच्या शब्दातला अर्थ, द मीनिंग ऑफ द प्रिॲम्बल. व्हाट इज प्रिॲम्बल? क्या है प्रास्ताविका? क्या बताती है? क्या रिझॉल्यूशन है प्रास्ताविका का? काय कमिटमेंट आहे? हे जोपर्यंत आपल्याला समजणार नाही. एकीकडे आपण म्हणतो संविधान को खतरा है, संविधान धोखे में है, संविधान बचाओ. कौन बचाएगा संविधान? तो भारत के लोग बचाएंगे. वही द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही बचाएंगे. कौन बचाने वाला है? और संविधान बचाने का अगर है तो फिर हमें संविधान ने जो मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार दिए और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कर्तव्य बताए, उसको जानना पड़ेगा. और जो हमें जो फंडामेंटल जो राइट है उसको समझना होगा और वोटिंग पावर जो मिला है उसका सही इस्तेमाल करना होगा. आज की सरकार, कल की सरकार, सरकार सरकार होती है. हमने देखा प्रशासन में सरकार प्रशासन क्या होता है. इस देश की सरकार और प्रशासन ने सही माने में संविधान के मूलभूत वैल्यूज़ को सही माने में अगर आत्मसात किया होता तो आज जो वातावरण देश में पैदा हुआ शायद होता. हम ये कह सकते हैं कि इस दौर सियासत का इतना सा फसाना है, इस दौर सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है. ये सरकार बस्ती भी जलाती है, मातम भी मनाती है. इस तरह की सरकार बाबा साहब के संविधान को कबूल नहीं है. बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले लोग ईमानदार होने चाहिए. जिनके हाथ में अधिकार है, संविधान है, कानून है, शासन प्रशासन के लोग, कार्यपालिका के लोग, एग्जीक्यूटिव के लोग, कायदे मंडल के लोग, पार्लियामेंटेरियन ईमानदार हो. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात कही थी. मैं ये थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब एनलाइटन लोग हो. आपको क्या मैं संविधान के बारे में बताऊंगा. अगर संविधान अच्छा साबित तब होगा कि संविधान चलाने वाले लोग ईमानदार हो. यहाँ बेईमानों की संख्या बढ़ रही है. विवेक कुमार जी, आप दिल्ली में रहते जानते हैं. और बेईमानों के हाथ में, जातिवादी धर्मांधता के हाथ में, कारपोरेट के हाथ में, ब्राह्मणशाही के हाथ में, भांडवलशाही के हाथ में संविधान अगर जाएगा तो वो बचेगा कैसा? कौन बचाएगा उसको? सोचना होगा. क्या है? सिंपल है संविधान. संविधान इंसान को जोड़ने का काम करता है. क्या है संविधान? दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे, वो संविधान है. क्या है संविधान? ये सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं है. ये सोशल डॉक्यूमेंट है, लिविंग सोशल डॉक्यूमेंट है. जिंदा आदमी को जिंदा रखने वाला है, उनके अधिकार की रक्षा करने वाला है. तो ये सिर्फ धारा कहने से नहीं होगा. तो ये संविधान जिन लोगों को कुछ नहीं मिला आज तक जो संविधान ने दिया, उन लोगों तक ले जाने का एक कार्यक्रम भी हमें चलाना पड़ेगा. हम जिस इलाके में बैठे, यहाँ से कुछ अंतर पर रहाटे टोली है. मैं कई बार जा चुका हूँ. मैं इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूँ. आप सारे जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं. बहुत सारे लोग शासन व्यवस्था में रह चुके हैं, प्रशासन को जानते हैं.
ये राहटे टोले के लोगों को आज तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। मांग आरोग्य समाज के लोग हैं जो सही माने में शेड्यूल कास्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा? उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं। 1 साल पहले से हम सरकार के पीछे, अब मैं व्यवस्था में होने की वजह से मुझे प्रक्रिया मालूम है, कानून मालूम है, प्रोसीजर मालूम है। हमने यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी को कहा, उनका ये निर्वाचन क्षेत्र है। हमने यहाँ के पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री है, उनसे भी कहा कि इन लोगों के जो बेसिक सवाल है उनका, अगर वो कास्ट के होने के बावजूद भी अगर उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो सरकार ने जितने भी शेड्यूल कास्ट के लिए योजनाएं लागू की होगी उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कास्ट का सर्टिफिकेट बताए बिगैर ना शिक्षा में कोई उनको सहूलत है, ना नौकरी में कोई योजना में सहूलत है। 1.5 साल से प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभाग के पास पड़ा हुआ, कोई देखने के लिए तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। संविधान बचाना ओरिजिनली किसका काम है? जैसे मैंने कहा, जिसके हाथ में संविधान है। ऐसे लोग अगर प्रशासन में बैठे होंगे कि जो खुद शोषण करने वाले हैं, खुद भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जो ईमानदार नहीं है, संविधान के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है, जो प्रस्तापित लोग हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करता, उनको भी समझाना पड़ेगा। लेकिन जो संविधान के बेनिफिशियरीज है, उनकी क्या पहल है? क्या संविधान ने उन्हें कहा है कि गरीबों का शोषण करो? क्या संविधान ने उनको आज़ादी दी है करप्शन करने की? क्या संविधान ने उनको ये कहा है कि आज का काम 8 दिन के बाद करो, गरीब आदमी को चक्कर लगाए बैठो? कोशिश होनी चाहिए, और ये हो सकता, नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को और संविधान के प्रियम्बल में जो मौलिक तत्व दिए हैं, अगर उसको हम इस्तेमाल अपने अंगीकार करेंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। राज्यघटना म्हणजे राज्य करण्याचं, राज्य चालवण्याचं दिशानिर्देशन करणारी मार्गदर्शिका आहे आणि याला संविधानही म्हणतात। राज्य हे एखाद्या भूप्रदेशातील लोकांनी या भूप्रदेशाच्या भौगोलिक सीमांच्या मर्यादेत राहून सामूहिकपणे एखादं राज्य चालविणाऱ्या निर्वाचित अथवा नियुक्त राज्यप्रमुख अथवा सत्तेत असलेल्या राजाच्या मार्फत नियंत्रित आणि प्रशासनात कार्यरत असलेल्या प्रतिनिधीच्या माध्यमातून चालवली जाणारी यंत्रणा। लोकांचं दैनंदिन व्यवहार सुरळीत चालावे यासाठी तयार केलेले नियम, कायदे आणि अत्यावश्यक बंधनं पाळून राज्यातील लोकांसाठी जीवन जगण्याचं व्यावहारिक प्रचलनाच्या पद्धती नियंत्रित ठेवण्यासाठी अंमलात असलेली कायदेशीर नियमावलीचं निर्देशन करणारी संहिता अथवा दस्तावेज म्हणजे राज्यघटना होय। या राज्यघटनेतील दिशानिर्देशनाद्वारे त्या भौगोलिक राज्यातील लोकांच्या जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पादनाची साधनं आणि उत्पादनं यावर नियंत्रण ठेवून त्याच्या वापर, उपयोग व उपभोगाचे अधिकार लोकांना बहाल करणारा लेखाजोखा, असाच लेखाजोखा दस्तावेज तयार करून जर भारतीय लोकांचं प्रतिनिधी मंडळ सादर करण्यास तयार असतील तर आम्ही भारत देशावरील राज्य हे या देशातील लोकांना बहाल करू, या अटीवर इंग्रजांनी भारताला प्रथम स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केलं। हे भारतीय लोकांना पूर्णपणे सुपूर्द करण्या अगोदर लेखी राज्यघटना तयार करण्याची अट घातली होती। या अटीची परिपूर्तता म्हणजे भारतीय राज्यघटनेची अथवा संविधानाची संहिता होय, ज्याला आपण भारताचं संविधान अथवा भारतीय राज्यघटना असं म्हणतो। या राज्यघटनेचं प्रारूप तयार करण्यासाठी एक मसुदा समिती गठीत करण्यात आली होती आणि या मसुदा समितीचं अध्यक्षपद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत संविधान सभेनं बहाल केलं।
भारतीय राज्यघटनेचं प्रारूप तयार होऊन त्यावर सविस्तर चर्चा ही संविधान सभेत होऊन दिनांक 25 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी या भारतीय राज्यघटनेच्या प्रारूपाला म्हणजे दस्तऐवजाला काही सुधारणांसह दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकार करण्यात आल्याची घोषणा संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी केली. या भारतीय राज्यघटनेनुसार भारत देशाचा राजकीय कारभार चालवण्यासाठी शेवटी तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून भारताच्या सार्वजनिक राज्याची सूत्र ही तेव्हाचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे हस्तांतरित केली. या दिवसाला 26 जानेवारी म्हणजे भारताचं गणराज्य म्हणण्याचं प्रचलन भारतात सुरू झालं. तसेच 26 नोव्हेंबर या दिवसाला भारताचा राज्यघटना दिन किंवा संविधान दिवस म्हणून म्हणण्याचं प्रचलन भारतीय लोकांमध्ये रूढ झालेलं आहे. भारतीय राज्यघटनेची खासियत म्हणजे या दस्तऐवजा प्रारूपाचं संकलन कोणत्या तत्वावर आधारित केलं आहे हे सांगणारी उद्देशिका. या उद्देशिकाची सुरुवात आम्ही भारताचे लोक या वाक्यानं होऊन त्याचा शेवट स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत या वाक्यानं संपतो. ज्या उद्देशिकेचं आपण सुरुवातीलाच वाचन केलेलं आहे. और दोस्तों, आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार सर, अम्बेडकरी विचारवंत, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से यहाँ पर पधारे हैं. आपका परिचय करवाएंगी आयुष्मती प्राध्यापिका डॉक्टर सरोज श्यामकुवर. प्रोफेसर विवेक कुमार समाजशास्त्राचे एक प्रोफेसर आहेत. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित समाजशास्त्राचे ते पूर्व विभागाध्यक्ष आहेत. मी हिंदीतच वाचलं तर जास्त बरं वाटतं, कारण त्यांना तरी समजेल, आपल्याला तर समजेलच. यह अपने आप में अत्यंत उच्च कोटि की उपलब्धि है कि जहाँ छात्र अपनी पीएचडी करे वहीं पर एक नहीं 2 बार विभागाध्यक्ष नामित हो. उन्हीं के कार्यकाल के दौरान उनके विभाग ने विश्व के समाजशास्त्र विभागों में 58वां स्थान प्राप्त किया है. प्रोफेसर विवेक कुमार का जन्म लखनऊ में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई. इसके बाद उन्होंने जेएनयू से एमए, एमफिल, पीएचडी और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर, फिर विभागाध्यक्ष हो गए. प्रोफेसर वर्तमान में विभाग के स्थापित डॉक्टर अंबेडकर पीठ के भी अध्यक्ष हैं और ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम के वो कन्वेनर हैं. फुल ब्राइट टीचर फेलोशिप के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रोफेसर विवेक कुमार को फुल ब्राइट टीचर्स फेलोशिप से नवाजा गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने अमेरिका की न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय के समाज विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का कार्य भी किया है. वहाँ उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक बहिष्करण और समावेश कोर्स पढ़ाया है. DAAD UGC के फेलोशिप के रूप में प्रोफेसर विवेक हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन जर्मनी में विजिटिंग फैकल्टी भी रहे हैं. प्रोफेसर विवेक कुमार के सुपरविज़न में अब तक के 86 छात्र एमफिल पीएचडी कर चुके हैं. प्रोफेसर विवेक कुमार ने 1999 में यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित डरबन, साउथ अफ्रीका में नक्सलवाद के खिलाफ विश्व सम्मेलन में और बाद में अमेरिका में के उठे प्रांत में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में अपने विचार रखे. प्रोफेसर विवेक कुमार ने सैकड़ों अकादमिक शोध अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय जर्नल्स में उनके वो ये छपे हैं आर्टिकल्स. उनकी सबसे मशहूर अंग्रेजी की किताब का नाम है कास्ट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया और हिंदी में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है बहुजन समाज पार्टी एवं संरचनात्मक परिवर्तन. अमेरिका के स्टैनफोर्ड विद्यालय से हाल ही में जारी की गई वैज्ञानिकों के रैंकिंग में
आपका भी नाम शामिल है। ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी प्रोफेसर विवेक कुमार को मैं उनके व्याख्यान के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर। माननीय खोब्रागड़े साहब ने अभी बताया कि किस प्रकार संविधान को केवल और केवल लॉ की पुस्तक ना समझा जाए। संविधान इज नॉट ओनली अ लॉ बुक, संविधान एक सामाजिक किताब है। इसको हमें किस प्रकार स्थापित करना है वो आज का ये दिवस कर रहा है 6 वर्षों से। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जनमानस के पास इस संविधान को पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों को अपने लिए कम से कम एक बार जरूर ताली बजानी चाहिए। साथियों, 74 वर्ष पहले जब बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान सौंपा था और उसके बाद आप ये देखिए कि इसका उल्लास, इसका जो पर्व है उसको नहीं मनाया गया। हमने 26 नवंबर को बुला दिया और हम 26 जनवरी को मनाते रहे। क्या इसमें कोई साजिश थी? मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आप समझदार हैं। और आज 74 वर्ष लग गए कि हम लोग इस संविधान का पर्व मनाने के लिए जब स्वयं निकले तब लोग निकल करके आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कहानी को बार बार दोहराना चाहिए साथियों। अगर आप नहीं दोहराएंगे तो आपको पता है एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण शौरी है, उसने क्या लिखा था और उसने बाकायदा किताब लिखी और किताब लिखने के बाद उसकी तरक्की हुई और वो आदमी बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर बना। यह बात दूसरी है कि आप लोगों ने उसको सजा यहां दी थी कहीं, मुझे याद है, मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था। लेकिन साथियों, उसको जवाब जरूर देना चाहिए हमको। और जवाब देने के लिए संविधान के प्रति जो हमारा समर्पण है और जो तथ्यात्मक उसके अंदर बातें हैं उनको आत्मसात करके हम उसका जवाब दे सकते हैं। मैं यहां पर जो बातें बोल दी हैं खोब्रागड़े साहब ने, ताई जी ने और अशोक साहब ने, वो नहीं दोहराना चाहता। मैं यहां पर कुछ बातें केवल ये बताना चाहता हूं कि अभी भी लोग क्यों शंका कर रहे हैं कि बाबा साहब ही संविधान निर्माता थे। और मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि बहुत लोगों ने इसमें योगदान दिया। मैं सर्वोपरि सर्वप्रथम इस बात को बताना चाहता हूं साथियों, जिस बात को संविधान के अंदर बैठी हुई पूरी की पूरी जमात थी वो मानने के लिए तैयार थी। और हम बार बार सभी दूसरों को, क्योंकि मैंने संविधान पर एक राज्यसभा टीवी का जो सीरियल है वो भी देखा और उस कहानी को भी नकार दिया। मैंने गांधी पिक्चर भी देखी और उसमें बाबा साहब का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन जब अंबेडकर बनी जब्बार पटेल की तो उसमें हर जगह गांधी जी मौजूद थे। तो जब मैंने प्रश्न किया कि भाई गांधी पिक्चर में बाबा साहब क्यों नहीं है, तो लोगों ने कहा वो तो ऑटोबायोग्राफिकल किताब पिक्चर थी और इसलिए बाबा साहब का वहां पर कोई जिक्र ना होना कोई दिक्कत नहीं, लाजमी था। मैंने कहा अगर गांधी के लिए बाबा साहेब जरूरी नहीं है तो बाबा साहब के लिए गांधी कैसे जरूरी हो गए? कोई जवाब नहीं आया। इसलिए साथियों, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी जवाब के लिए। तो इसके लिए मैं आपको 2-4 बातें, जब बाबा साहब अंबेडकर
आपको पता है पहला भाषण देते हैं या जब संविधान निर्मात्री सभा मिलती है तो उस समय बाबा साहब का पहला भाषण बिना तैयारी के, क्योंकि बाबा साहब ने बताया कि मेरा नंबर 10वां और 12वां होगा, और उस दिन बाबा साहब तैयारी नहीं करके गए थे, और उसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई आप जरा अपना वक्तव्य रखें। बाबा साहब ने कहा, ओ मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम नॉट रेडी, व्हाट हैव यू डन। हम तो समझ रहे थे मेरा 10वां और 11वां नंबर आएगा, लेकिन फिर भी आपने अगर कह दिया है तो मैं जो है बोलूंगा। और वह शब्द जो मैं गिन रहा था 3443 शब्द का वो पहला भाषण था, और मुझे लगता है कि वो पहला भाषण भारतीय संविधान की नींव नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्र की नींव के लिए वो भाषण था साथियों। तो जब आप लोग बार बार कहते हैं ना भारतीय घटनांचे शिल्पकारा, भारतीय घटनांचे शिल्पकारा, मुझे थोड़ा लगता है कि आप संकुचित कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर को। बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल दलित लीडर नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल संविधान निर्माता नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र निर्माता हैं, यह संकल्पना होनी चाहिए। और साथियों, अब तो राष्ट्र तो छोटा लगने लगा है, बाबा साहब अंबेडकर कहीं ना कहीं विश्व विभूति के रूप में शुभूत हो रहे हैं। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान को, तो बात बीच में रह गई थी कि सुदीन कुलकर्णी साहब ने ऐसा कहा है और उनको करेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। बाबा साहब ने कहा मैंने संविधान बनाया, उन्होंने संविधान की तुलना मंदिर से उस समय करी कि मैंने संविधान एक तरह से मंदिर की तरह बनाया, और मंदिर में देवता बैठने से पहले ही पिशाच आकर के बैठ गए हैं, यहां पर दानव आके बैठ गए हैं, तो इस मंदिर का मैं क्या करूं। इसलिए मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि जो संविधान को जला दूं। इसलिए नहीं कि संविधान खराब है इसलिए मैं जला दूंगा। जब वो लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं, दिखाते हैं कि बाबा साहब को ये लगता था कि बाबा साहब ने खराब संविधान बनाया इसलिए जलाना चाहते। नहीं साथियों, इसको खराब लोगों ने साथ कर लिया है, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर उसको कह रहे थे। इसलिए ये 10 वर्ष का जो रिजर्वेशन है सब आप जान गए हैं। बाबा साहब ने, पता है, धारा, भारतीय संविधान की धारा 330, 332 और 335, 3 प्रकार के रिजर्वेशन, और बाद में आपने पता होगा शिक्षा के लिए। लेकिन मैं जो 330, 332 रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, राजनैतिक रिजर्वेशन। राजनैतिक रिजर्वेशन यानी कि आमदार और खासदार आपके जो चुन करके आते हैं उसमें रिजर्वेशन है। इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि देयर विल बी अ रिव्यू आफ्टर 10 years, रिव्यू आफ्टर 10 years। दैट डज नॉट मीन कि 10 साल में हम सब कर लेंगे। लेकिन धारा जो भारतीय संविधान की 335, जिसके तहत बाबा साहब अंबेडकर ने नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, और एक तरह से हम लोग देखें कि जो एजुकेशन में भी रिजर्वेशन था, उन सब के लिए कोई समय मुकर्रर नहीं किया था। देयर वॉज नो टाइम लिमिट फॉर रिजर्वेशन इन सर्विसेज, और ना कि बाकायदा एजुकेशन में। इसलिए ये जो हमें भरमाया जाता है 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन, 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन, हमें क्वेश्चन करना चाहिए 10 वर्ष के लिए कौन सा रिजर्वेशन, नौकरियों वाला, शिक्षा वाला, कस के प्रश्न पूछना चाहिए। इसलिए साथियों, मुझे लगता है संविधान दिवस पर जो आपने ये सभा लगाई है ये तभी मीनिंगफुल होगी, तभी इसके मायने होंगे
जब हम आज कुछ आंकड़े लेकर के जाएं और लिखें और अपने अपने दीवारों पर हम लगा दें कि हाँ ये आंकड़े हमें कंठस्थ, जैसे कि त्रिशरण और पंचशील हो गए हैं, ये आंकड़े भी हमें रट जाने चाहिए, तब कहीं जाकर के आज की सभा का मंतव्य निकलेगा। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ता या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आमचे मित्र डॉक्टर श्याम मुडेजी, जे सत्यशोधक शिक्षक सभा महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आहेत। ते आज या ठिकाणी आपले विचार मांडणार आहेत। खाजगीकरण, शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि बहुजन समाजाचे भवितव्य। विनंती आहे डॉक्टर श्याम मुडे यांना, त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे। विषय पाहिल्यानंतर माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की मी सकाळी सुद्धा आयोजकांना सहज बोललो की या कार्यक्रमाला विवेकजी दिल्लीवरनं येत आहेत, आमचे आदरणीय ज्येष्ठ बंधू श्याम मानवजी आहेत, उत्तमदादा कांबळे आलेले आहेत। मी म्हणालो एक श्याम मानव किंवा एक विवेकजी आणि उत्तम कांबळे किंवा श्याम मानव दोनच माणसं बोलवली असते तरी तुमचा दिवस शांततेत गेला असता आणि उत्तम पद्धतीनं त्यांनाही अधिकतेनं मांडणी करता आली असती। आम्ही कधीतरी आलो असतो, आम्ही लेकरं आहोत त्यामुळं आणखी बोलायला खूप आम्हाला वेळ आहे। मी दोन गोष्टी बोलून माझं बोलणं सुरू करतो की आमच्या समोर ज्या काही संविधानाने संबंधित किंवा इतर कुठल्या समस्या ज्या निर्माण झालेल्या आहेत, स्टेजपासून तर खालीपर्यंत लोकांच्या मेंदूंमध्ये ज्या समस्या आहेत, मनांमध्ये ज्या समस्या आहेत, त्या सगळ्या समस्येचं एक महत्त्वाचं कारण आहे, संत तुकारामांनी असं म्हटलंय, न करिता निगा न काढिता तन, कैसे येती कन हाताशी ते। शेतकऱ्यानं शेती कसलीच नाही, त्यातलं तण काढलंच नाही, वेळेवर पाणी दिलंच नाही, वेळेवर औषध दिलंच नाही, वेळेवर फवारलंच नाही, शेती पिकत नाही। आणि आपण नेमकं मेंदूची शेती करताना, मनाची शेती करताना, धम्माची शेती करताना संविधानाच्या संबंधानं जे पेरायला पाहिजे होतं, जी निगा घ्यायची होती, ती न केल्यामुळं तिथपासून तर इथपर्यंतच्या सगळ्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत। हे बेसिक कारण आहे, कारण ही शेती आहे। म्हणजे इव्हेंट, म्हणजे ते विवेकजी म्हणाले की हा देश इव्हेंटवादी आहे, खोब्रागडे साहेब म्हणाले की इव्हेंटवादी हा देश आहे। तर इव्हेंट असा इव्हेंट करणार नाहीत, ते संविधान वाटण्याचा इव्हेंट करणार नाही, त्यांना अडचणीत आणतील असा इव्हेंट ते करत नसतात। लोकांच्या मेंदूचं बधिरीकरण करता येईल असेच इव्हेंट ते करतात। ते भूलतज्ञ आहेत, ही माणसं भूलतज्ञ आहेत। आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय JS पाटील साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर संघ, उद्घाटक माननीय इसेट खोब्रागडे साहेब, माजी सनदी अधिकारी आणि संविधान फाउंडेशनचे अध्यक्ष, माझे सहवक्ते विवेकजी, मुख्य संयोजक अशोकानंद, देशभरात ज्या व्यक्तीला मी बोलत होतो तर मला वाटलं लय तरुण पोरगा असावं, एवढा उत्साही माणूस, सतत संपर्कात होते। आमचे आज इथं उपस्थित नसलेले जवळचे मित्र अगलावे सर, स्वागत अध्यक्ष संध्याताई, उल्हास फांबर्डे, वीरेंद्रजी अंबुलकर, आपले प्रकाश श्यामकुंवरजी, हे अशा छान छान नावाची माणसं पाहिली की मला लय बरं वाटते, कारण असली नावं असली की माणसाची जात धर्मपंथ कळत नसतो, त्यामुळं माणूस बऱ्यापैकी सुखी असतो, कुठे ॲडजस्ट होतो। श्यामकुंवर गिंवर असं म्हटलं की छान वाटतं। मित्रांनो, बाबासाहेबांनी एक विधान केलेलं आहे। बाबासाहेब म्हणाले की जगामध्ये कोणत्याही प्रकारची, मग ती सामाजिक असेल, सांस्कृतिक असेल, राजकीय असेल, आर्थिक असेल, वैचारिक असेल, बाबासाहेब म्हणतात जगामध्ये कुठल्याही प्रकारची क्रांती करायची असेल तर त्याची एक पूर्वअट आहे, आणि ती पूर्वअट आहे प्रबोधनाची। तुम्हाला जी क्रांती करायची आहे
त्या क्रांतीच्या संबंधानं जोपर्यंत आम्ही प्रबोधन करू शकत नाही, नीटपर्यंत प्रबोधन लोकांपर्यंत नेत नाही, तोपर्यंत आम्ही क्रांती करू शकत नाही. आणि मला वाटतं की आम्ही ज्या विश्वात अडकलोय, संसार असेल, पैसा असेल, स्वार्थ असेल, या सगळ्यांमध्ये अडकलोय. आणि या सगळ्यामध्ये अडकल्यानंतर आमच्याकडे सगळ्यात भयंकर जे घडलं, आम्ही प्रबोधनाची लढाईच लढली नाही. आम्हाला बाबासाहेब 14 एप्रिलला आठवतात, 6 डिसेंबरला आठवतात, दसऱ्याला म्हणायचं की 14 ऑक्टोबरला म्हणायचं तो पुन्हा वेगळा प्रश्न आहे, तेव्हा आठवतात. अलीकडे संविधान दिनालाही आठवायला लागले. एवढे दिवस सोडले तर आम्ही बऱ्यापैकी आंबेडकरांपासून बऱ्यापैकी दूर असतो. आणि त्याच्यामुळं प्रबोधनाची लढाई ही सातत्यानं लढावी लागते. आणि आपल्याला संविधान वाचवायचं असेल आणि संविधानांचं सगळं विश्व जपायचं असेल तरी प्रबोधनाची लढाई ही पूर्वअट बाबासाहेबांनी जी टाकलेली आहे ती आम्हाला सातत्यानं लढावी लागेल. माझ्या समोर तुम्ही सगळी लोक बसले, मला विषय छान दिलाय, पण बसल्यानंतर मी आल्यापासून एक ऑब्झर्व करतोय, आयोजक साठी ओलांडलेला, संयोजक 50च्या पुढचे, ऐकणारे 50च्या पुढचे, मोजून 50 पोरं जर इथं 18 ते 25 जर निघाले तर मला फार बरं वाटेल. एक पोरगी होती ती येऊन बोलून गेली बिचारी. ही का तशी बोलून गेली? आम्ही निगा केली नाही, तण काढलं नाही. आमचा दोष आहे, तिचा नाही आहे, त्यामुळे तिला बोलूच दिलं पाहिजे. दोष आमचा आहे. म्हणजे आयोजक साठी ओलांडलेले रिटायर लोक, संयोजक, कार्यकर्ते, पाणी वाटणारी माणसं मी बघतोय, 60-70 असलेली माणसं पाणी वाटतायत. आणि ऐकणारी सुद्धा 50शी ओलांडलेलीच माणसं आहे. मला 2 प्रश्न पडतायत खोब्रागडे साहेब, की आमच्या तमाम संविधानवादी, आंबेडकरी, सत्यशोधक विचाराची, विज्ञानवादी विचाराच्या माणसांना 50च्या नंतरच अक्कल येते असं काही आहे का? मला म्हणजे माझी शंका आहे. मी काय असं 50च्या आत बेअक्कल असतो आपण असं म्हणत नाही, असलं काही आपण म्हणत नाही. का उगाच लोकांना घरी पण जायचं आहे ना, वापस जायचं आहे. म्हणजे आम्हाला एवढा उशिरा का? 1925ला स्थापन झालेल्या RSSनं बालवर्ग चालून 3-3.5% असलेल्या लोकांनी 2014 मध्ये देश काबीज केला. सगळंच खोटं, सगळंच देशाच्या विघाताचं, सगळंच मानवतेच्या उद्ध्वस्तीकरणाचं तत्वज्ञान घेऊन आणि ते तत्वज्ञान रुजून देश काबीज करणारी माणसं, आणि सगळंच उदात्त असून, सगळंच मानवी कल्याणाचं असून, सगळंच मानवाचं जीवन सुंदर करणारं तत्वज्ञान असून आम्ही देश काबीज करू शकलो नाही. आमच्याकडे बुद्ध आहे, आमच्याकडे कबीर आहे, आमच्याकडे रविदास आहे, आमच्याकडे बसवेश्वर आहे, आमच्याकडे चक्रधर आहे, आमच्याकडे जिजाऊ आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे, फुले शाहू आंबेडकर आहे, इकडे अण्णाभाऊ गाडगेबाबांपर्यंतची माणसं आहे. एवढा मोठा तोफखाना असताना आम्ही वारंवार लढाई का हरतोय याच्यावर विचार होण्याची गरज. तोफखाना आहे ना, त्यांच्याकडे माणसं नाहीये. तो पटेल उचलावा लागतो, भगतसिंग उचलून पाहावा लागतो. म्हणजे आदर्श सुद्धा आमचे उभे करताना त्यांच्याकडे उभं करायला आदर्श नाहीये. आणि आमच्याकडे आदर्श उभे करायचे, फोटो लावायचे म्हटले की 50 लावावे लागतात, कारण एवढा आमच्याकडे वारसा आहे. आणि त्यानंतर आम्ही अपयशी आहोत. त्याचं कारण बाबासाहेबांनी, मी पहिलंच विधान तुम्हाला बाबासाहेबांचं सांगितलं, प्रबोधनाची लढाई जी लढायला हवी होती तिथे आम्ही कुठेतरी चुकलो, कुठेतरी कमी पडलो. ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे. कारण एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला, त्याला पोलीस स्टेशनला नेलं, गुन्हेगाराला अटक झाली आणि कोर्टात गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला फाशी जरी झाली तरी तो न्याय असू शकतो, सामाजिक न्याय नसतो.
कारण ज्या स्त्रीवर बलात्कार झाला किंवा एखाद्याचा खून झाला त्याला कुठं न्याय मिळालाय? गुन्हेगाराला शिक्षा मिळाली, त्याला कुठं न्याय मिळालाय? जोपर्यंत बलात्कार स्त्रीला तिची मानवी प्रतिष्ठा पूर्वपदासारखी पूर्णपणे प्राप्त होत नाही तोपर्यंत न्यायच होत नाही, तो अपूर्णच राहतो. त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि न्यायाची लढाई ह्या दोन वेगळ्या आहेत. त्या दोन वेगळ्या लढाया आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने बघता आल्या पाहिजे, तपासता आल्या पाहिजे. आणि ते जोपर्यंत आपण नीटपणे समजून घेत नाही, म्हणजे खाजगीकरणाचा प्रश्न कधी उपस्थित झाला होता? 1980 ते 90च्या दशकात उभा झाला. आणि 80च्या 90च्या दशकात तो प्रश्न उभा झाल्यानंतर तुम्ही उत्तम कांबळेंना विचारा, त्यांनी त्या दशकात पुस्तक लिहिलेलं होतं. आणि त्यांनी शासकीय नोकऱ्याच्या कंत्राटीकरणाचं विधान त्यावेळेला केलं होतं. मी तेव्हा स्टुडंट होतो. माणसं बोलत नव्हती असं नाही आहे, लिहित नव्हती असं नाही आहे, लढत नव्हती असं नाही आहे. खाजगीकरणाच्या विरोधात मोर्चाच्या मोर्चे निघाले, पण लढाई ही फार नेटानं आणि दूरवर लढाईची असते. हल्ली लढाईचा आणि गिडाईचा काही संबंध नाही. म्हणजे संविधान सभेच्या कार्यक्रमात यायचं की नाही याचा सुद्धा विचार अधिकारी करतात. ते म्हणते त्यांनी बघितलं तर राष्ट्रध्वज न लावणाऱ्यांनी जर बघितलं, आपण त्याच्या संस्थेत मास्तर आहोत, आणि दादासाहेबांना, आप्पासाहेबांना, भाऊसाहेबांना कळालो तर साला उद्याला खेड्यावर बदली करतील, हितपारून माणसं घाबरतात. आणि एवढी भिक्कड माणसं ही आंबेडकरी कशी असतात मलाच कळत नाही. ती बुद्धिस्ट कशी असतात मला कळतच नाही. म्हणजे अंगुलीमालाला शोधत निघालेला बुद्ध याचा वारसा सांगणारा माणूस बदलीसाठी घाबरतो. मला इथून तिथे टाकते. आपण ज्या गावात आहोत त्या गावात आपण उभे आहोत. मी काय आपलं काय फार विद्वान माणूस आहे, आपला तांड्यावरचा माणूस आहे. तांड्यावरची माणसं विद्वान नसतात, पण एवढं नक्की असतात, ज्याला बाप मानलं ना तर आयुष्यभर बापाबरोबर असतात. शेजाऱ्याला कधीच बाप म्हणत नाही. हल्ली बाप बदललीत लोकांची, बाप बदललीत. ते म्हणजे 2014 नंतर अनेक लोकांनी टीसी तपासल्या पाहिजे, त्यांचे रेकॉर्ड तपासले पाहिजे. बापाचं नाव बदललेलं असण्याची शक्यता आहे. व्यवहारात तर बदललीत पण रेकॉर्डला बदललेलं असण्याची शक्यता आहे. एवढी भयंकर स्थिती आहे देशाची. म्हणजे अलीकडे स्टेजवर उभं राहून म्हणजे मी म्हणालो मोदी सत्तेत आले फारच छान झालं. विवेक जी मैं क्या बोला, मोदी सत्ता में आए मुझे बहुत अच्छा लगा. क्यों लगा भाई? कौन सही अंबेडकरवादी है ये पता तो चला. तो हम इसी भ्रम में जी लेते कि साला ये हमारा ही है और ये हमारे लिए ही काम कर रहा है. काही का असे न वाईट का टेन्शन घ्यायचं काही कारण नसतं. 700 वर्ष मोगलांनी एकछत्री देशावर राज्य केलं, त्यांचं दुकान टिकलं नाही. 75 वर्ष काँग्रेसने देशावर राज्य केलं, त्यांचं दुकान टिकलं नाही. तर यांचं कुठं टिकणार आहे? उगाच असा गैरसमजात राहायचं काही कारण नाही की उगाच हे पक्केच राहतील. यांच्या बापाचं तर आम्रपट घेऊनच आलेले आहेत. परवाला एक नेता बोलता बोलता म्हणाला, कारण एक जण रोज बोलतोय की एवढे दिवस सगळे मागासवर्गीय आमच्याच बापाचं खातो ते, आमचंच खातो ते, आमचंच खातो ते, एवढे दिवस आमचं खाऊन आम्हालाच विरोध करतायत. मला त्यांच्या मागणीला, त्यांच्या सगळ्या गोष्टीला माझा काही विरोध नाही, काही कारण नाहीये. पण ही मेंटॅलिटी तयार होणं की एक विशिष्ट जात किंवा एक विशिष्ट वर्ग या देशाचा पोशिंदा आहे आणि ही सगळी माणसं फुकट खाणारी आहे. म्हणजे आमच्या मायबापाच्या घरी काय राशनच पाठवत होते का यांचे पिढ्यानं पिढ्या? आम्ही का घराच्या बाहेर कामाला निघतच नव्हतो काय? कुठं चाललेलो आहोत आपण? आमचं खात होते. बरं ते एक बोललं बिचारं, ते म्हणाले काय 7-12 महाराष्ट्राचा तुमच्या नावी करून गेले काय? एवढं बोल, किमान एवढं तरी कोणीतरी बोललं, बरं वाटलं जरा. म्हणजे 7-12 देशाचा यांच्या बापाच्या नावी आहे आणि तो यांच्या नावी उतरलाय म्हातारं गचकल्यानंतर. अशा पद्धतीनं लोक बोलू लागलेले आहेत. आणि हे का बोलू लागलेले आहेत? कारण लढणारी माणसं बॅकफुटवर गेलेली आहेत. बोलणारी माणसं बॅकफुटवर गेलेली आहेत.
आणि ही माणसं बॅकफूटवर का गेलेली आहेत? तर ते स्वतःला एवढं असुरक्षित, म्हणजे भारताच्या इतिहासामध्ये एवढा असुरक्षित काळ मोगलांच्या काळात सुद्धा नव्हता. तुम्ही ज्या पद्धतीनं इथे वर्ग घेतलेला आहे ते या ठिकाणी बसलेले लोकसुद्धा आपल्या घरी बालवर्ग सुरू करतील अशी अपेक्षा करूया. आणि मगाशी जी एक महिला या ठिकाणी येऊन गेली त्या नाही आहेत, त्यांच्यासाठी म्हणजे फक्त सांगायचं एवढंच होतं की आर्टिकल 330 आणि 332 आरक्षण हा शब्द नमूद केलेला आहे. ज्यांनाही पाहायचं असेल त्यांनी गुगलवर जावं, चेक करावं आणि आपलं समाधान करून घ्यावं. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आयुष्मान JS पाटील साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत युनियन मजदूर स्वतंत्र मजदूर युनियनचे, यांचा परिचय करून नाही म्हणतायत सर, तर आपल्यासमोर अध्यक्षीय भाषणासाठी येत आहेत JS पाटिल सर. मैं एक कार्यक्रम का चेयरपर्सन हूँ, तो मुझे कुछ दो चार बातें बोलना पड़ेगा. मुझे वो बाबा साहब का वो भाषण की याद आई जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच टू फॉर्म द यूनियन और एसोसिएशन, ये दोनों बातों का जिक्र किया. मगर बाबा साहब जब म्युनिसिपल कामगार जो झाड़ू मारने वाले थे उनका उन्होंने एक संगठन बनाया, एक ट्रेड यूनियन बनाया 1937. तो बाबा साहब ने शुरुआत ये किया कि मुझे आज भाषण करने की इच्छा नहीं है. बाबा साहब को सुनने वाले बंबई के स्वीपर लोग थे, सुदर्शन समाज के थे. तो बाबा साहब ने क्यों ऐसा बोला कि आपका संगठन का, बाबा साहब स्वयं अध्यक्ष थे स्वीपर के संगठन के, वालूम देखो. तो बाबा साहब ने बोला मेरी इच्छा भाषण करने की नहीं है, मगर एक कार्यक्रम का मैं चेयरपर्सन हूँ, मुझे कुछ बातें बताना बहुत आवश्यक है. उन्होंने बात क्या बताई कि मुझे आज खुशी है कि अपने संगठन का मेंबरशिप 1938 में 2000 था, वो 1940 में 5000 हो गया. संगठन ऐसा बनाओ कि सिर्फ संगठन रजिस्टर ही मत करो, उसको एक्सलेट करो, उसकी गति भी बढ़ाओ. और दूसरा उन्होंने बोला कि मैं 1919 से ये देश का अनारोग्य सेक्टर, आज देश में बहुजन समाज के अनारोग्य सेक्टर में काम करने वाले ये पॉपुलेशन के 42% है, यानी 52 करोड़ ये असंगठित क्षेत्र में बहुजन समाज के मजदूर हैं. तो बाबा साहब ने दूसरी बात बोली कि मैं सब एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन में आया कि हम अभी तक दूसरे के भरोसे रहते थे, जब हम खुद इकट्ठा हो गए तो इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे स्ट्राइक में हम गए, हमारे मांगे पूरी नहीं हुई, मगर हमारे संगठन का एक ही स्ट्राइक हमने किया तो म्युनिसिपल कमिश्नर के तरफ हमें जाना नहीं पड़ा. म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे तरफ आके हमारी मांगे पूरी किया. ये दो मैसेज बाबा साहब ने दिया. यह बहुत चर्चा हो गई रिजर्वेशन की, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बातों को हम यह ध्यान में रखते चर्चा करते हैं. तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन जब 24 सितंबर 1932 को जो पुनः पैक्ट हो गया, सेपरेट इलेक्ट्रिकल नहीं मिला था, तो बाबा साहब ने बात की थी इन ल्यू ऑफ दैट हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन ये समाज को देना चाहिए. कुछ दिया. 1930 को कोई जीवो निकाला. जब महात्मा फुले को बाबा साहब ने अपना मेंटर माना, गुरु माना, और महात्मा ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक मूवमेंट की शुरुआत किया और पहला बुलेटिन उन्होंने 1 जनवरी 1877 को शुरू किया, जिसका नाम था दिनबंधु. और दिनबंधु के नीचे लिखा था
कि दिस जनरल इज डिवोटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। कौन से वर्कर्स? हम जो समाज से आए, हमारे माँ बाप भी मजदूर थे। तो एक बिहार का आईजी अधिकारी की मुलाकात में वो बोलता है, मैं आज बिहार का डीआईजी हूँ, जिसका नाम मैकुराम है, नागपुर में आए थे। तो उन्होंने बोला, मैं आज डीआईजी हूँ, मैं आज कच्चे अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, इसका कारण है मेरे भाई बहन फटे कपड़े पहनते हैं। मैं आज अच्छे घर में रह रहा हूँ, इसका कारण है मेरे भाई बहन अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। मैं आज अच्छा खाना खाता हूँ, इसका कारण ये है कि आज भी मेरे जो समाज है वो भूखा रहता है। बहुत सिंबॉलिक सेंटेंस है, मूवमेंट के संदर्भ में ये बहुत सिंबॉलिक सेंटेंस है। और कम से कम मिनिमम गारंटी ये समाज को मिलना चाहिए करके बाबा साहब ने एजुकेशन में रिजर्वेशन की प्रोविजन आर्टिकल 15(4) में किया। और एम्प्लॉयमेंट जो नौकर वर्ग है उसको एंट्री मिलना चाहिए करके आर्टिकल 64 में किया। आर्टिकल 16(4) का करेक्ट वर्ड क्या है? अभी मुद्दा उपस्थित हुआ था, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making provision for reservation in appointment or post in the services if they are not represented, they are not adequately represented in service under the state. This is the correct definition of services reservation की बाबा साहब ने आर्टिकल 64 में दिया। बाबा साहब ने आर्टिकल 335 में क्लेम ऑफ SC/ST की बात करते हुए बोला कि देयर शुड बी रिलैक्सेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। जब संविधान के प्रति हमारी ऑनेस्टी दिखाने की बात हम संविधान दिन में, संविधान के समारोह में हम जब करते हैं, तो हम आज का स्टैटिस्टिकल देखना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ता ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन की बात 90 के बाद शुरू हो गई। ये बात सही है। ये देश का संविधान जब से अमल आया 26 जनवरी 1950 को, उसमें आर्टिकल 12 में बाबा साहब ने ये इनकॉर्पोरेट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का एक भाग होना चाहिए। मगर ये देश में कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टेट को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला कंपनी एक्ट 1956 में निर्माण हुआ। और 1956 ने क्या लिखा है? यदि गवर्नमेंट सेक्टर के यदि 51% शेयर टाटा बिरला को जाते हैं तो स्टेट का कंट्रोल आर्टिकल 12 का ऑटोमेटिक समाप्त होता है। जब स्टेट का कंट्रोल समाप्त होता है तब आर्टिकल 16(4) में जो स्टेट की डेफिनेशन है रिजर्वेशन देने की, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पर करेक्ट वर्ड रिजर्वेशन है, तो वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो बात यह है कि 1956 के बाद जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 को, तो 1991 में स्टैटिस्टिकल प्रसिद्ध, 2 स्टैटिस्टिकल प्रसिद्ध हो गए। ये देश के मजदूर जो 52 करोड़ है, जो 93% है, और 7% मजदूर ये संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, बैंक में करते हैं, रेलवे में करते हैं। तो इसका ये स्टैटिस्टिकल प्रसिद्ध हो गया जो साल में नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इधर दूसरा स्टैटिस्टिकल प्रसिद्ध हो गया, नेशनल लेवल पर चीफ लेबर कमिश्नर किया। जो व्यवस्था के हम विक्टिमाइज हैं, जो गोडवल गुरुजी के बंच ऑफ थॉट्स में, यो ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का पुरस्कार किया है, उसका ही समर्थन करने वाली भारतीय मजदूर संघ ये देश में पहले नंबर पर है। और उसका सब्सटैटिस्टिकल प्रसिद्ध हुआ कि जो व्यवस्था के विक्टिमाइज है, शूद्र, अतिशूद्र शेड्यूल कास्ट और शूद्र जो ओबीसी है, ये व्यवस्था के विक्टिमाइज है। तो स्टैटिस्टिकल दूसरा प्रसिद्ध हुआ
कि स्वीपर समाज के लोग, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले हमारे वर्कर्स, वही यूनियन में मेंबर है। और 2008 में एक स्टैटिस्टिकल प्रसिद्ध हुआ, लेबर ब्यूरो का स्टैटिस्टिकल है कि ये देश में हमारे लोग रिजर्वेशन बेनिफिशरी, दोज आर द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम संविधान समारोह में ऑनेस्ट रहने की संविधान के साथ बात करते हैं तो हमारे लोग 114 करोड़ रुपए साल के ये व्यवस्था को मानने वाले लेबर मूवमेंट को देते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जब हमको परिवर्तन होना, जब कॉन्स्टिट्यूशन का हमको यूटिलाइज, हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हैं, मगर नहीं, हमारे लोग कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहे। सोशल मूवमेंट में आम्बेडकराइट मूवमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट में आम्बेडकराइट की बात करते हैं, मगर लेबर मूवमेंट में जो बाबा साहब का 1935 का मिशन था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी थी, मगर उनका जो मैनिफेस्टो था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब सहित 16 लोग चुन के आए थे, तो वो मैनिफेस्टो में लिखा था, पूरा मैनिफेस्टो मैं अनारण्यक सेक्टर के मजदूरों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनकी लोक संख्या आज के इसमें 52 करोड़ है, पॉपुलेशन के 42% ये हमारे समाज के मजदूर हैं। और वो अच्छे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारे ब्रदरहुड निर्माण करना है समाज में, हम बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ रखना है, तो उनके साथ हमें काम करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कभी भी 2 झंडे पकड़ने को नहीं बोला कि सोशल मूवमेंट में मेरा जय जयकार करो और लेबर मूवमेंट में कम्युनिस्ट का करो, आरएसएस का यूनियन करो, गांधीवादी यूनियन का करो। ये बाबा साहब ने कभी नहीं बोला। तो हमारे बीच में जो लेबर मूवमेंट के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है, ये पढ़े लिखे लोगों ने निकालना चाहिए, तभी हम संविधान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इतना बोल के मैं अपना समाप्त करता हूं। संविधान सन्मान दिवस समारोह या कार्यक्रमानिमित्त आपण इथे जमलेलो आहात। ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री JS पाटील सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन, यांनी आपलं थोडक्यात आपल्याला मार्गदर्शन केलं आणि ते मजदूर युनियनचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मजुरांसाठी काय केलं हे त्यांनी आवर्जून त्यामध्ये सांगितलं। रिझर्वेशन रिप्रेझेंटेशन हेही त्यांनी क्लिअर केलं आणि कलम 340, 341, 342, 41, 42 ह्या विषयीसुद्धा त्यांनी मार्गदर्शन केलं। कारण अध्यक्षाला कोणताही विषय नसतो, त्यांनी सर्वांना वक्त्यांना आणि यांचं कन्क्लुजन करून त्यांना बोलायचं असते। त्यांनी या ठिकाणी थोडक्यात मार्गदर्शन केलं आणि आपला वेळ दिला, त्यामुळे मी संयोजन समितीच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो। त्यानंतर माननीय प्रमुख उद्घाटक माननीय श्री इजेट खोब्रागडे साहेब यांनी जे याचे प्रिएम्बलचे जे पाठांतरचे जनक आहेत, ते त्यांच्यामुळे पूर्ण भारतामध्ये ते प्रिएम्बलमध्ये काय आणि घटना म्हणजे काय, त्याचे उद्दिष्ट काय आहे, उद्देशिका काय आहे, ते त्यांच्यामुळेच आपल्याला माहीत झालं। ह्या ठिकाणी ते उद्घाटक म्हणून आलेत, आम्हाला मार्गदर्शन केलेत, त्यामुळे मी आपल्या सर्वांच्या वतीने आणि आमच्या समितीच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो, आभार व्यक्त करतो। माननीय प्रोफेसर विवेक कुमारजी जे आंबेडकरी विचारवंत आहेत आणि JNU दिल्ली इथे ते प्रोफेसर आहेत, त्यांनीसुद्धा त्यांनी तर विस्तृत त्यांनी असं मार्गदर्शन केलेलं आहे, पण त्यांनी म्हटलं की बाबासाहेबांना तुम्ही राष्ट्रनिर्माता म्हणून मानू नका, तर ते विश्वभूषण आहेत आणि त्यांना आपण पकडून ठेवलं पाहिजे, त्यांचे विचार आपण अंगीकारले पाहिजे, नाहीतर बाबासाहेब आपल्या हातून निसटून जातील आणि आपल्याला विश्वामधून त्यांचं आपल्याला मार्गदर्शन घ्यावं लागेल। आपण या ठिकाणी प्रोफेसर साहेब आपण इथं आलात आणि आम्हाला बहुमोल असं मार्गदर्शन केलं, त्यामुळे मी सर्वांच्या वतीने आणि आमची जे संयोजन समिती आहे त्यांच्या वतीने आपले आभार मानतो। नंतर दुसरे जे वक्ते आहेत माननीय डॉक्टर श्याम मुळे साहेब, ते अध्यक्ष आहेत सत्यशोधक समितीचे, सत्यशोधक शिक्षक सभा महाराष्ट्र,
त्यांनी फार पोटतिडकीने आपल्यासमोर खाजगीकरण, शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण आणि शैक्षणिक धोरण याविषयी त्यांनी आपल्यासमोर विचार प्रगट केले आणि त्यांनी सांगितलं, आणि ते फार गरिबीमधनं आलेले आहेत, प्रतिकूल परिस्थितीमधनं आलेले आहेत. त्यांनी आपले अनुभव कथन केले आणि त्यांना म्हटलं की मी फक्त आंबेडकरी विचारवंत आहे, दुसरा कुठलाही नाही. आणि त्यांच्या वडिलांना मी सलाम केलं पाहिजे आपल्या सर्वांनी की त्यांना जे वातावरण दिलं, त्यांना प्रोत्साहित केलं, असे आपल्याला वडील पाहिजे आहेत की त्यामुळे आपली पुढची पिढी जी आहे ते आंबेडकरी विचाराची होईल, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारी होईल. आपण मुळे साहेब इथं आलात आणि आपला थोडा वेळ कमी मिळाला कारण उशिरा कार्यक्रम सुरू झाला, तरी आपण थोड्या वेळामध्ये आपले बहुल विचार प्रगट केले आणि आपला वेळ दिला. त्यामुळे मी ह्या समितीच्या वतीने आपले धन्यवाद व्यक्त करतो, धन्यवाद मानतो. त्यानंतर आपल्या स्वागताध्यक्ष आहेत, त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. आमचे अशोकानंद देशभ्रतार मुख्य समन्वयक आहेत, त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. कोषाध्यक्ष आहेत, ह्या सर्वांनी आपलं सहकार्य दिलेलं आहे. त्यानंतर आपले सगळे स्वागत समिती सदस्य इथं उपस्थित झालेत, मार्गदर्शक मंडळ उपस्थित झालेलं आहे. त्यांनी सर्वांनी वेळोवेळी सहकार्य केलेलं आहे. त्यांचंही मी आपल्या सर्वांच्या वतीने आभार मानतो.